वेलकम सर टू आवर Great. चैनल। सर क्योंकि नमस्कार। आपका 3 डेकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में और आज जो इलेक्शन के रिज़ल्ट को लेके मार्केट में हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हम आपको लेकर आएँ और आपसे बातचीत करें। आपका विज़डम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आपने तो ऐसे थैंक बहुत सारा समय देखा है पहले भी। सो दिस वाज़ द राइट टाइम आपको यहाँ बुलाने का। तो मेरा पहला सवाल सर ये है कि कल एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट आया, मार्केट में एक पॉज़िटिव सेंटिमेंट बना, सब लोग ने हुँ, बहुत फ़ेवरेबली इसको लिया। लेकिन राइट, आज जो हुआ, आज हुँ, एकदम वो उसके ऑपोज़िट था, मार्केट 4500 पॉइंट डाउन बंद हुआ सेंसेक्स। यानी कि राइट, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, जो सोचा जा रहा राइट, था वो नहीं हुआ। और इससे क्या है राइट, कि एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई है इन्वेस्टर्स के बीच में कि अब क्या राइट, करना चाहिए। सो हुँ, हुँ, आपके आपसे एक पहला सवाल यही है सर, दो इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर हुँ, हुँ, इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है इन्वेस्टर के रिटर्न पे, लॉन्ग टर्म और राइट, शॉर्ट टर्म पे, दोनों में? राइट, राइट। शॉर्ट टर्म में तो बड़ा भारी इम्पैक्ट होता है, आज आपने देख लिया होगा, है ना? कि एक समय में कुछ स्टॉक्स थे, मेरे पोर्टफोलियो में भी वो स्टॉक्स हैं, जो 25% तक नीचे गिर गए थे, राइट? अंत होते-होते उनकी गिरावट में थोड़ी-सी कमी आई है, वो ज़रूर मैंने देखा है। प्रश्न आपका छोटा है, पर इसका जवाब बहुत, बहुत लंबा होगा। आप मुझे बीच में कहीं पे भी रोक सकती हैं अगर आप प्रश्न के दायरे को बढ़ाना चाहती हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए कि आगे क्या होगा, तो उसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी ऐसी घटनाएँ पहले हुई तो क्या हुआ? जितना इतिहास आपको अच्छी तरह से बताएगा कि आगे क्या होगा, उतना कोई एक्सपर्ट नहीं बता सकता है। दुनिया में कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है कल क्या होगा। और याद रखिएगा इंसान हमेशा जो शॉर्ट टर्म में होता है ना, ऐसा मान के चलता है कि भविष्य में ऐसा ही होता रहेगा। मुक्ता जी मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2019 में जब भाजपा 303 सीटें लेके आई थी और नरेंद्र मोदी जी ने पुनः ये सरकार बनाई थी, उस वक़्त सोशल मीडिया में आप जानते हैं सब लोग क्या लिख रहे थे? अब ये सरकार 50 साल तक नहीं जाने वाली है। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये? आपने सुना था कि नहीं सुना हाँ था सर। ये? जब ये सरकार पुनः लौट के 2019 में आई थी, तो हम क्या भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये 50 साल तक नहीं जाएगी। और देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। आज आपकी जो लोकसभा है, ये त्रिशंकु है। त्रिशंकु किस लिहाज से है कि एक पार्टी भी नहीं है जिसको कि 272 का अंक प्राप्त हुआ है। हाँ, एनडीए मिलकर सरकार बना सकते हैं, पर खबरों में आप देख रहे होंगे कि एनडीए के साथ ही इनके साथ रहेंगे या छोड़ के चले जाएंगे। इसको अनिश्चितता कहते हैं। बाजार इस वजह से नहीं घबरा रहा है कि ये सरकार नहीं आ रही है। बाजार इस वजह से घबरा रहा है सरकार किसकी आएगी। हुँ। बाजार किसी का नहीं होता है मुक्ता जी, मैं बड़े बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। बाजार किसी का नहीं होता है। बाजार व्यापारियों के उद्यम से बनता है और व्यापारी समाज का सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। व्यापारी कभी किसी स्थिति से नहीं घबराता है। वो हर स्थिति में अपने आप को पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बाजार है, उसको अनिश्चितता नहीं चाहिए। जिस दिन ये निश्चित हो गया कि सरकार कैसी बन रही है और वापिस बाजार स्थिर हो जाएगा। हुँ, बाजार स्थिर क्यों होगा? आगे जाके क्या होगा? आइए हम इस बात को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि बाजार किसी का नहीं होता। बाजार सिर्फ स्वयं का अस्तित्व बचाने की कोशिश करता है। ये किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, बाजार तब ज्यादा बेहतर करता है जब घनघोर निराशा होती है। मैं मैंने अपनी उम्र में पिछले 30 साल के चुनाव मुझे याद हैं। 30 साल का ही मेरा व्यावसायिक अनुभव है और 30 साल का ही मेरा चुनाव का अनुभव है। मैं आपको एक साल याद दिलाता हूँ, 1991, 1991, राइट? हमारे देश में प्रधानमंत्री थे जिनके पास 100 भी अपने सीट के मेंबर्स नहीं थे, अपने लोकसभा के मेंबर्स नहीं थे। उनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा था। मैं चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान की सरकार को चला रहे थे। उस वक़्त हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति मुक्ता जी इतनी कमज़ोर हो गई थी, आप लोगों ने भी सुना होगा या पढ़ा होगा। अभिषेक तुम शायद छोटे रहे होगे तो तुमने तो नहीं उस वक़्त देखा होगा। मुक्ता जी आप भी छोटी रही होंगी क्योंकि ये करीब-करीब 30 साल पहले की बात है। हिंदुस्तान की हालत आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर थी कि हमने अपना कामकाज चलाने के लिए जो डॉलर में हम इम्पोर्ट करते हैं, उसको डॉलर में पेमेंट करते हैं, उन डॉलर की पेमेंट करने के लिए अपना सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में। कोई देश अगर सोना गिरवी रखता है, आप जब घर का सोना बेचते हैं, आप जब घर का सोना गिरवी रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आर्थिक दृष्टि से आप कितने कमज़ोर हो गए। एक ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, रुपया हमारा लगातार टूट रहा था, ऐसे में हमारे एक प्रधानमंत्री जो कि उस वक़्त प्रधानमंत्री नहीं थे, पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री
श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती। तो राष्ट्र पैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाती है कि आपके हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर की हत्या कर दी जाती है। ऐसे आलम में चुनाव होता है, और चुनाव होता है, किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं कि वो सरकार बना सके। और हिंदुस्तान में पहली बार तो नहीं, दूसरी बार एक अल्पमत की सरकार बनती है। और ये जो अल्पमत की सरकार होती है ना मुक्ता जी, उसके बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस इलेक्शन के बाद में 91 का साल जब खत्म हुआ, तो इलेक्शन के बाद में आपको 82% का रिटर्न आया। 82% का रिटर्न आया। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, किसी को मालूम नहीं था कि रिटर्न आएगा। सब ये मान रहे थे अल्पमत की सरकार है, सब ये मान रहे थे हमारा कोई नेता नहीं है, जो हमारा नेता है उसकी हत्या कर दी गई है, और जब नरसिम्हा राव नए नेता बने हैं, इनके पास वो अनुभव नहीं है और वृद्ध हैं, बहुत वृद्धावस्था में वो प्रधानमंत्री बने थे। घनघोर निराशा थी, चहुओर निराशा थी। लेकिन उसके बाद बाजार 92% का रिटर्न देता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, भविष्य में कल क्या होगा, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अब तीनों से मैं पूछता हूं। मुक्ता जी, आपने अपने परिवार के लिए सपने देखे हैं कुछ, कि आपके परिवार के साथ ये हो, आपका बच्चा अच्छा करे, आपका बच्चा आगे जाए? क्या आप सपने देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ सर। क्या आपने सपने देखे हैं अपने बच्चे के लिए? बिल्कुल देखे हैं। क्या आज वो सपने देखना छोड़ देंगे कि मोदी जी वापस नहीं आ रहे हैं? नहीं। बात समझ रही हैं आप मेरी? अभिषेक बताइए, आप अपना कौन सा प्रयास आज छोड़ देंगे कि मेरे मेरे पसंद की सरकार नहीं आई, कल से मैं अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल से मैं ये सपने नहीं देखूंगा, मैं अब परिवार के लिए काम नहीं करूंगा? बताइए आप क्या छोड़ने वाले हैं? ये सर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे। बस नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अब कैसे काम करें आगे। जो पहले क्या सोच थी, अब चेंज क्या करेंगे आप बस। अपनी मेहनत को कम कर देंगे? क्या आप अपने सपनों को नहीं। देखना छोड़ देंगे? क्या आपके उत्साह में नहीं। कमी आएगी? क्या आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी कमजोर हो जाएगी? क्या अपने पत्नी से कहेंगे कि अगले महीने मेरे से खर्चा कम मांगना क्योंकि सरकार मेरे पसंद की नहीं आई है? क्या ऐसा होने नहीं, वाला ऐसा है? कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, जया ऐसा जी, कुछ भी आपके नहीं साथ होने होगा। वाला है? जया जी, आपके साथ होने वाला है? नहीं होने वाला है। इंसान की एक प्रॉब्लम है, वो बहुत दूर तक नहीं सोच सकता है, इसको दूरदृष्टि कहते हैं। बहुत कम लोगों के पास में होती है। इस वक्त जो घटना घट रही है उसके हिसाब से ये सोच रहे हैं कि आगे तो निराशा ही है, आगे तो बाजार नीचे ही जाता चला जाएगा, ये बाजार पुनः वापस नहीं होगा, हमेशा ऐसा होता है। पर ये एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए, साइकोलॉजी में इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, और जो भी आपके पास में अवेलेबल होता है उसी को एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। एक उदाहरण देता हूं, बात समझ में आएगी मुक्ता जी। जब 2001 का घटना घटी थी अमेरिका के अंदर, वो 9/11 वाली घटना घटी थी, जहां एक यात्री विमान ने जाके एक बिल्डिंग में क्रैश किया था, अमेरिकन इतने घबरा गए थे कि अगले 3 से 6 महीने तक उन्होंने हवाई जहाज में बैठना छोड़ दिया था। एक शहर से दूसरे शहर जब वो जाते थे तो अपनी गाड़ी में बैठ के जाते थे, और जितने लोग हवाई जहाज में बैठ के नहीं मरे थे, उससे ज्यादा लोग सड़क पे एक्सीडेंट से मर गए। बताइए आप, आपका लक्ष्य क्या था? मरने से बचना। आप हवाई जहाज में बैठना नहीं चाहते थे कि एक और आतंकवादी हमला हुआ, पता नहीं अगर मैं उस हवाई जहाज में यात्रा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो आपने हवाई जहाज छोड़ के गाड़ी को अपनाया, और इतना गाड़ी को अपनाया कि रोड एक्सीडेंट इतने बढ़ गए कि जितने लोग सड़क पे मरे उतने हवाई जहाज में नहीं मरे। लेकिन क्या आज भी अमेरिकी लोग हवाई जहाज में यात्रा नहीं करते हैं क्या? उन्होंने केवल 2 4 3 6 महीने यात्रा नहीं की, पुनः हवाई जहाज में यात्रा करना शुरू कर दिया। हो सकता है आप आज निवेश नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए आप 2 3 महीने के बाद निवेश करना शुरू कर देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप तीनों में से एक बात का जवाब दीजिएगा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्सा हैं? बिल्कुल सर, दोनों ही हिस्सा है। मानते हैं? और कभी न कभी जीवन में दुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। आएगा, है ना? तो आएगा। दुख भी आएगा, जीवन में सुख भी आएगा। लेकिन आप जब सुबह सो के उठते हैं, ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, उस वक्त क्या आप ईश्वर से ये कहते हैं कि मेरे हिस्से का जो दुख है मुझे आज दे दे? कभी मांगते हैं आप? जबकि आप नहीं ये सर। जानते हैं कि दुख कभी न कभी जीवन में आएगा, फिर भी मांगते नहीं हैं। ईश्वर से आप क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं, ये जानते हुए भी कि मेरे हिस्से का दुख भी आएगा, पर आप दुख नहीं मांगते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है, जीव को भगवान ने ऐसा बनाया है, अगर ऐसा नहीं बनाएगा तो आत्महत्या कर लेगा जब भी वो निराश होगा। आप निराशा में आत्महत्या ना करें, इसलिए ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। कैसा बनाया है अभिषेक जी? कि आप जब दुखी होते हैं तो ये उस दुख को भगाने की कोशिश करते हैं, उस दुख से बाहर आने की कोशिश करते हैं, कभी भी उस दुख को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बाजार भी ऐसा ही है। आज दुखी है, परमानेंटली दुखी नहीं रहेगा। आप भी कभी परमानेंटली दुखी नहीं रहते। आज ही प्रमाण देता हूं मैं, जैसे ही पता लगा कि सरकार दोबारा नहीं आ रही है, ये बाजार 10% के आसपास गिर गया। आपका 75,000 का सेंसेक्स 70,000 के आसपास आ गया, पर बंद कहां हुआ है?
72,000 के आसपास, निचाई से 2,000 पॉइंट ये बाजार बढ़ गया। ये बाजार परमानेंटली दुखी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब तीसरी बात कहता हूं, ये बाजार किसी का नहीं है। 2004 में ओपिनियन पोल आए और ओपिनियन पोल ने ये कहा कि वाजपेयी जी की सरकार वापस आ रही है। उन्होंने बेहतरीन कैंपेन चलाया था जिसको बोलते हैं इंडिया शाइनिंग कैंपेन। तब तक तो आप लोग बड़े थे, आपको भी वो इलेक्शन याद होगा। सभी ये मान के चल रहे थे कि वाजपेयी वापस आ रहे हैं और वाजपेयी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विकास का बहुत अच्छा काम किया था, सड़कें उनके समय में बहुत बेहतर हो गई थी। ये जितने भी आप टेलीकॉम के शेयर्स देखते हैं, पावर के बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं, उनके ही कार्यकाल के अंदर आए थे, विकास हो रहा था, बाजार अच्छा करने लग गया था। सबको यकीन था कि वाजपेयी जी वापस आ रहे हैं। ओपिनियन पोल भी ऐसा ही आया कि वाजपेयी वापस आ रहे हैं। चुनाव हुए, नतीजा क्या हुआ? चुनाव से पहले बाजार लगातार बढ़ता रहा। क्यों बढ़ता रहा? क्योंकि आप मान रहे थे कि वाजपेयी जी वापस आ रहे हैं। चुनाव के नतीजे आते हैं और बीजेपी को 138 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 145 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस सरकार बना लेती है। राइट? तो जैसे ही बाजार को मालूम चलता है कि वाजपेयी जी वापस नहीं आ रहे हैं, 15-20 दिनों तक लगातार बाजार गिरता रहा। बताइए मुक्ता जी, बाजार क्यों गिर रहा था? क्योंकि वाजपेयी जी वापस नहीं आ रहे हैं। बाजार में निराशा थी, बाजार बहुत दुखी था। 15-20 दिनों की उहापोह के बाद में सरकार बनती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और लोग कहते हैं, अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, हिंदुस्तान के महान इकोनॉमिस्ट, उन्होंने लिबरलाइजेशन पे काम किया था, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैंने आपसे कहा ना, खुशियों के बहाना ढूंढते हैं। बाजार ने खुशी का बहाना ढूंढना शुरू किया और 2004 के बाद बाजार ऐसा भागा कि 2008 तक रुका नहीं। अब आप किसी से पूछते उस दिन, जिस दिन वाजपेयी जी हारे थे, कि आगे बाजार अच्छा करेगा, तो सब क्या बोलते हैं? बाजार अच्छा नहीं नहीं करे। करेगा। इतिहास से सीखिए, ये हमें समझने की जरूरत है। हम चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट ना करें। भविष्य देखिए। आपने एक्स्ट्रापोलेट किया था कि 50 साल तक यही सरकार आएगी, ये जीतते रहेंगे। आपने एक्स्ट्रापोलेट किया था 2019 के बाद में और देखिए नतीजे बदल गए। राइट? हमेशा अपने आप को व्यवस्थित रखिए कि कल कुछ भी हो सकता है, तब आप निवेश कीजिए। और अगर आप इस बात से निवेश करते हैं कि यही सरकार आने पर मैं सपने देखूंगा, यही सरकार आने पर मेरी आमदनी बढ़ेगी, यही सरकार आने पर मेरे जीवन में खुशियां बढ़ेगी, तो फिर आप खुद क्या कर रहे हैं? आप तो सरकार पर निर्भर हो गए। राइट? एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फोर्थ एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इस वक्त आप में निराशा की भावना क्यों आती है? हमेशा मैंने आपसे एक बात कही है कि हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। हमें शहरों में रहते हुए केवल गांव, शहर तो केवल 1000 साल भी नहीं हुए हैं। हमें गांवों में रहते हुए करीब 4-1000 साल हुए हैं। जंगल के बीच में छोटे छोटे गांवों में रहते हुए हमें 8000 साल हुए हैं। 8000 साल का ही हमारा सामाजिक इतिहास है। उसके पहले हम जंगलों में रहते थे एज हंटर्स एंड गैदरर्स। राइट? जब आप हंटर्स एंड गैदरर्स के रूप में थे ना मुक्ता जी, तब क्या था कि आपके जंगल में सब तरफ खतरा ही खतरा होता था। और जब खतरा होता था तो आप हमेशा वही करते थे जो दूसरे कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता था? ध्यान से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आप तीनों, जया जी, अभिषेक जी, मुक्ता जी, आप तीनों उसी जंगल में हैं, उसी आदि मानव के रूप में हैं और जंगल में आपको भूख लगी है और आप खड़े होके एक पेड़ के नीचे फल गिरे हुए हैं, फल को बीन रहे हैं और फल खा रहे हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं और 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? पहला विचार क्या आएगा? जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये क्यों भाग रहे हैं। तो आप फल बिनना छोड़ देंगे, उनकी तरफ देखेंगे कि ये क्यों भाग रहे हैं, ठिठक जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे और वो तेजी से भाग के आपके सामने से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? ठीक है, वो भाग के निकल गए। जैसे ही वो भाग के निकल गए, पीछे से एक शेर आ रहा है, तो आपको बात समझ में आ गई, वो इसलिए भाग रहे हैं कि पीछे उनके शेर है। लेकिन शेर को तो खाना खाना है। जिनके पीछे वो पड़ा था वो तो भाग गए, वहां खड़ा कौन है? हम आप लोग हम खड़े हैं। तीनों। किसको खाएगा बताइए? आप में से किसी तीनों को एक खाएगा। तो आप में से जो बच जाएगा उसने क्या शिक्षा पाई कि जब खतरा हो तो सोचो मत, जो सब कर रहे हैं करो, बिल्कुल। भागो, बिना ये हम्म। जाने कि वो भाग रहे हैं। क्योंकि जानने की कोशिश करोगे तब तक शेर आ जाएगा। ये हमने 3 लाख साल में यही सीखा है। तो जब भी सबको कुछ खतरा नजर आएगा ना, सब एक जैसा ही करेंगे। तभी तो बाजार इतना गिरा है। पर बाजार गिरा है तो याद रखिएगा मुक्ता जी, जय जी, आप याद रखिएगा जो कहने जा रहा हूं। अगर आज आप शेयर बेच पाए हैं तो तभी बेच पाए जब किसी ने खरीदा है। थोड़ा सोचिए उसने क्यों खरीदा है। उसके लिए भी तो सरकार दोबारा वापस नहीं आ रही है। राइट? ये चीज हमें समझनी होगी। तो उस कहानी को मैं पूरा करता हूं कि बाजार किसी का नहीं होता है। 2004 की ये कहानी थी। 2009 का चुनाव होता है। अब तक बाजार को मनमोहन सिंह जी अच्छे लगते थे, ये तो तय हो गया क्योंकि 2004 के बाद लगातार बाजार बढ़ा। ऐसे में जो जो
बीजेपी है वो जबरदस्त कैंपेन चलाती है और वो कैंपेन बहुत इफेक्टिव कैंपेन होता है। लाल कृष्ण आडवाणी उस कैंपेन के लीडर होते हैं और वो कैंपेन क्या था बीजेपी का? शानदार कैंपेन था। उसमें ये कहा गया कि इस वक्त हिंदुस्तान की मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान एक प्रधानमंत्री है जो कि इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। उसकी अपनी नहीं चलती है। वो रिमोट कंट्रोल का प्रधानमंत्री है। पीछे से कोई उसको नियंत्रित करता है। हिंदुस्तान को ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा होती है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। तो हिंदुस्तान का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, और आप जानते हैं बीजेपी जब कैंपेन करती है तो कैसा कैंपेन करती है। ओपिनियन पोल आता है कि ये सरकार दोबारा नहीं आ रही है। अब तक बाजार वाजपेयी को भूल गया है। अब बाजार का मुखिया कौन है? मनमोहन सिंह। तो बाजार दुखी हो जाता है कि मनमोहन सिंह जी। दोबारा आ रहे हैं। ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि मनमोहन सिंह वापस नहीं आ रहे हैं। मार्च 2009 में लगातार बाजार गिरता चला जाता है, न्यूनतम पॉइंट पे चला जाता है मार्च अप्रैल के अंदर 2009 के अंदर। अप्रैल में चुनाव होते हैं, मई में नतीजे आते हैं। मैंने जिंदगी में एक दिन देखा जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, सर्किट ब्रेकर लग गया आधे घंटे। 10% मार्केट बढ़ा। मार्केट क्यों बढ़ा? क्योंकि इस इलेक्शन रिजल्ट ने ये कहा कि मनमोहन वापस आ रहे हैं। पहले क्यों गिरा था? क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के लिए ओपिनियन पोल ये कह रहा था कि मनमोहन वापस नहीं आ रहे हैं। तो बाजार का हीरो कौन है? बाजार का हीरो मनमोहन सिंह है। जैसे ही बाजार को पता लगता है कि मनमोहन सिंह वापस आ रहे हैं, बाजार परसेंट पड़ जाता है। अब आते हैं 2014। 2014 में नतीजे आते हैं। मई के अंदर नतीजे आते हैं, मेरे को याद नहीं है लेकिन 25-26 मई के आसपास नतीजे आते हैं। 26, 27, 28 मई, अगले 3 दिनों में बाजार में 2.5 से पौने 3,000 से सेंसेक्स बढ़ता है। आप जानते हैं अभिषेक इतना सेंसेक्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि बाजार ये कहता है कि मनमोहन जी जा रहे हैं। देखा आपने? 2000 नाम में मनमोहन जी के आने पर बाजार 10% बढ़ता है और 2014 में उनके जाने पर बढ़ता है। तो कभी उनके आने से खुश है, कभी उनके जाने से खुश है, और 2014 में बाजार खुश है कि मोदी जी आ रहे हैं। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? ये बाजार किसी का नहीं है। व्यापारी से सीखिए, व्यापारी बड़े होशियार होते हैं। हमारे एक उद्योगपति हैं जिनका हमारे विपक्ष के नेता हमेशा निंदा करते हैं, हमेशा निंदा करते हैं, हर हर मौके पर उनकी निंदा करते हैं। कभी आपने उस उद्योगपति को उस नेता की निंदा करते देखा है? नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो व्यापारी है। मैंने कहा ना, व्यापारी सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। वो ये जानता है कि नेता कभी न कभी भविष्य में आ सकता है, तो इससे भी संबंध अच्छे बना के। रखने चाहिए। वो दोनों ये चीजों को कंपेयर कर रहा है। अब एक आखिरी बात कहता हूं आप लोगों से। आज बाजार में जो सरकार के जो स्टॉक्स थे, जैसे पीएफसी की बात करता हूं, बीएल की बात करता हूं, इन स्टॉक्स के अंदर 25% की गिरावट आ गई है ना। बीएल 220 के आसपास, पीएफसी शायद 400 के आसपास पहुंच गया था और बंद होते होते 450 470 के आसपास चला गया और रिकवरी 11-12% की रिकवरी आ गई। मतलब जिसने आज आज सही कीमत पे खरीदा, उसने इन्हीं स्टॉक्स में जिनमें 25% की गिरावट आई, उनमें 10% की कमाई कर ली। तो हमने क्या देखा? आपकी कमाई इस बात से नहीं होती कि खबर क्या आ रही है, आपकी कमाई इस बात से होती है कि किस भाव पे आप खरीदते हैं। और मैंने ये सीखा है, जब खबर अच्छी होती है तो भाव खराब मिलते हैं और जब खबर खराब होती है तो भाव अच्छे मिलते हैं। आप पैसा कितना बनाएंगे भविष्य में, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपने किस खबर पे खरीदा है। आप पैसा कितना बनाएंगे भविष्य में, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कितनी भाव पे खरीदा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे जैसे व्यक्ति, अगर आप मेरी बात करें, आज मैं इतने नुकसान में हूं जितना मैं 1 साल में कमा सकता हूं या 2 साल में कमाता हूं। मेरी 2 साल की कमाई आज एक दिन में खत्म हो गई है, लेकिन मैं आज खुश हूं। मेरा परिवार जानता है कि आज मैं ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले समय में इस बाजार से खतरा कम हो गया। मुझे आज 2 फायदे हुए हैं। पहला, इस बाजार से कमजोर चले जाए। दूसरा, मेरे पास जो अतिरिक्त पैसा है उसको सही पैमाने पर सही जगह लगाने का मुझे अगले 10-12-15 दिनों में मौका मिलेगा। और आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं मुक्ता जी, वो ये है, आप तीनों में बताइएगा, आप तीनों में से किन लोगों के परिवार के खर्चे आने वाले महीनों में कम होने वाले हैं कि ये सरकार दोबारा नहीं आ रही? खर्चे आप ऐसे ऐसा करते हैं करेंगे कि कल आप वो, आप मैं वैसे 2 लीटर दूध मंगाते हैं तो कल से आप 1.5 लीटर कर देंगे। ऐसा करने वाले नहीं। हैं क्या? नहीं करने नहीं वाले सर। हैं ना। तो जो व्यापारी कमाता है उसके आपके खर्चों पर ही कमाता है। अगर आपको यकीन है कि आने वाले सालों में आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो बाजार भी उसी अंदाज में बढ़ता रहेगा। इंसान हमेशा आशा निराशा के बीच में झूलता है, पर इस दुनिया को ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। आपको निराशा हो सकती है कि आपके पसंद का व्यक्ति नहीं आया। आज आप निराश इसलिए नहीं है कि सरकार नहीं आ रही है, आप निराश इसलिए हैं कि आपकी मर्जी की सरकार नहीं आ रही। वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते थे, वो नहीं हो रहा है जिस तरह से आप चाहते थे।
लेकिन हरिवंश राय बच्चन एक खूबसूरत बात कहते थे, अगर आपकी इच्छा का हुआ तो बहुत अच्छा, पर अगर उसकी इच्छा का हुआ तो और भी अच्छा। सही है सर। सर जी। एक क्वेश्चन है मेरा कि आप अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें इस मार्केट सिनेरियो में? आपको अगले 6 महीने तक और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब-जब बाज़ार में निराशा फैलेगी, जब-जब बाज़ार गिरेगा, तब-तब आप बाज़ार में ज़्यादा निवेश करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाज़ार क्यों गिरता है। बाज़ार गिरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने खून चूस लिया था। 300 साल जब अंग्रेज़ों ने राज किया, हमारे हिंदुस्तान पे 200 साल राज किया, आर्थिक रूप से हिंदुस्तान को उसने बहुत ज़बरदस्त तरह से कमज़ोर कर दिया। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक धीरे-धीरे अब जब आज़ाद होने के बाद बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। हम सभी हिंदुस्तानियों में बेहतर जीवन जीने की आकांक्षा है, लालसा है, इच्छा है। हम सभी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और हम सभी जानते हैं कि बेहतर जीवन हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास अच्छे पैसे की व्यवस्था हो, समुचित आर्थिक पैसा हमारे पास में हो। हम सभी लोगों में पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। पर ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाने की इच्छा है। एक होता है पैसा ज़्यादा कमाने की इच्छा, एक है ज़्यादा पैसा जल्दी कमाने की इच्छा। तो हर हिंदुस्तानी ऐसा तो नहीं जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। बहुत से हिंदुस्तानी ऐसा भी हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। जल्दी भी कमाना चाहते हैं और ज़्यादा भी कमाना चाहते हैं। ऐसे में उनको एक सुविधा नज़र आती है, सुविधा नज़र ये आती है कि सट्टा लगाया जाए। जेब में ₹10 है लेकिन दाँव ₹100 का खेला जाए। इसको हम सट्टाबाज़ी कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं। अभिषेक आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में अगर शेयर बाज़ार में ₹100 का सट्टा होता है, तो 65 से ₹70 का सट्टा अकेले हिंदुस्तान में होता है। जबकि हिंदुस्तान का बाज़ार अमेरिका के बाज़ार से बहुत छोटा है। हिंदुस्तान का बाज़ार यूरोप के बाज़ार से बहुत छोटा है। पर हमारे यहाँ ज़्यादातर वो लोग हैं जो सट्टेबाज़ी करके इस बाज़ार से पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करके बाज़ार से पैसा कमाना चाहते हैं। ये जो ट्रेडर है, ये जो स्पेकुलेटर है, ये छुई-मुई होता है। अच्छी खबर आने पर जल्दी से भागता है और बुरी खबर आने पर और जल्दी भागता है। क्योंकि उसने दाँव तो उतना लगाया है जितना उसके जेब में पैसा नहीं है। तो अच्छी खबर की तरफ भी हमारा बाज़ार तेज़ी से भागता है, बुरी खबर की तरफ भी बाज़ार तेज़ी से भागता है। ये बाज़ार इसलिए भाग रहा है कि हमारे यहाँ 100 में से 99% लोग जो हैं या तो ट्रेडर हैं या स्पेकुलेटर हैं। तो हमने क्या समझा कि हिंदुस्तान में ये जो ज़्यादा तादाद है स्पेकुलेशन की, सट्टेबाज़ी की तादाद ज़्यादा होने से खबरें भी इन्हीं लोगों की ज़्यादा आती हैं। हमारे अंदर ये भाव कर जाता है कि हिंदुस्तान का बाज़ार बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, घबराइए नहीं, ये घबराहट उनकी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार वापस आएगी, यही सरकार वापस आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी को भले ही 272 ना मिले हों, एनडीए को 272 मिल गया है, राष्ट्रपति उन्हें ही बुलाएगा और आप पुनः अपनी ही सरकार को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सरकार दोबारा नहीं आएगी और आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसी अवस्था से गुज़र रहा है कि आने वाले समय में वही इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चलते रहेंगे जो आपने अभी तक देखे हैं। मुझे इस बात में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी वैसा नहीं करेगी आने वाले 5 वर्षों में, जैसा उसने पिछले 5 वर्षों में किया है, उल्टा बेहतर करेगी, जो उसने पिछले 5 वर्षों में किया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। रिगार्डिंग जिस तरह आज एनडीए गवर्नमेंट को 295 सीट्स मिली है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रही है। पर व्हाट अबाउट इफ कोई बंदा, कोई कुछ पार्टीज मूव कर जाती हैं, गवर्नमेंट बीच मिडल में मूव ऑन हो जाता है, मतलब जो सरकार है गिर सकती है, तो हाउ इट विल बी फॉर इट इज लाइक समथिंग, एक इन्वेस्टर के मन में वो रह रहा है कि क्या होगा आगे, कि अगर गवर्नमेंट शिफ्ट होकर दूसरी इंडिया गवर्नमेंट बन जाती है, वहां पे सब मिक्स लोग हैं, हाउ इट विल बी हुँ। स्टेबल गवर्नमेंट? हाँ, ये बात सही है आपकी, ये मन में ज़रूर ज़रूर सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही तो क्या होगा? ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है, तो परेशानी होती है। ऐसा हमने अनुभव किया है उन 2 ढाई सालों में जब हमारी सरकार स्थायी नहीं थी, स्थायित्व नहीं था। मैं आपको याद दिलाता हूँ 1996 से लेके 1998 के बीच में, जब देवगौड़ा सरकार बनी थी और गुजराल सरकार बनी थी। ये वो समय था जब हमारे बाज़ारों ने भी कोई रिटर्न नहीं दिया। और आज तक जितने चुनाव हुए हैं पिछले 30 सालों में, 91 का हो, 96 का हो, 99 का हो, 2004 का हो, 2009 का हो, 14 का हो, 19 का हो, है ना? जितने भी चुनाव मैंने देखे हैं, उसमें से अकेला एक चुनाव है 1996 का, जिस कैलेंडर वर्ष में मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया, -1% रिटर्न दिया। कि अगर आने वाले समय में ऐसी सरकारें बनती हैं जो साल 6 महीने में गिर जाती हैं, तो ज़ाहिर है कि बाज़ार को और इकोनॉमी को आर्थिक रूप से परेशानी हो सकती है।
पर मैंने ये भी देखा है कि 1991 से लेके 1996 तक जो नरसिम्हा राव सरकार थी वो एक अल्पमत की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार जो 1999 से 2004 के बीच में थी वो एक मिलीजुली सरकार थी। 2004 से लेकर 2008 के बीच की जो सरकार थी वो एक मिलीजुली सरकार थी, और 2009 से 2014 की सरकार भी मिलीजुली सरकार है। और इन चारों ही सरकारों के अंदर मैंने बाजार और इकोनॉमी को बढ़ते हुए देखा है। तो इतिहास मुझे इस बात का साक्ष्य देता है कि अगर हम 1996 की स्थिति से बच सकते हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे भी करती रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, अभिषेक जी, मेरा ये भी मानना है कि इंसान के अंदर जो विजडम है वो क्यूमुलेटिव होती है और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस ने जो गलतियां 1996, 97, 98 में की है वो गलतियां मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियन अब करेंगे। तीसरी चीज, पॉलिटिक्स इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, इतनी प्रतिद्वंदिता इसके अंदर हो गई है कि ये जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनके हाथ में ये मौका आता है, और ये मौका अगर उन्होंने खो दिया तो फिर दोबारा उनको जनता ये मौका नहीं देगी। तो मैं इसको बायस कह सकता हूं, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, पर ये मैं मानता हूं कि ये जो सरकार, जो राजनीतिक स्टेबिलिटी है वो वैसे की वैसे बरकरार रहेगी। पहला। दूसरा, एक बहुत खूबसूरत बात कहता हूं, एक चीज होती है हुक्म, एक होता है हाकिम। हाकिम वो होता है जो हुक्म देता है ना? तो हाकिम बदलता है, हुक्म नहीं बदलता है। ठीक है ना? हमारे घरों में भी यही होता है। हमारे घरों में एक हुक्म होता है कि बच्चे क्या करेंगे, बड़ों की जिम्मेदारियां क्या है, पति की जिम्मेदारी क्या है, पत्नी की जिम्मेदारी क्या है, पिता की जिम्मेदारी क्या है, बेटे की जिम्मेदारी क्या है। हर परिवार में बेटा और पति बदलते रहते हैं, क्योंकि वक्त के साथ हम निर्माण को प्राप्त करते हैं, हमारे परिवार का ताना बाना बदलता है। तो व्यक्ति तो बदलता है, पर परिवार की जो परिपाटी है, जो निजाम है, वो नहीं बदलता है। तो हुक्म भले ही बदल जाए, हाकिम नहीं बदलेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बीजेपी जो जो बात करती थी, अगर आप 1991 की मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं आपको, या नरेंद्र भाई या वाजपेयी जी के आने से पहले की बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी हमेशा स्वदेशी की बात करती थी। बाहर से पैसा नहीं आना चाहिए, विदेशी निवेशक नहीं आना चाहिए, विदेशी उद्योगपति हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। इसका कोई विरोध करता था तो भाजपा करती थी, लेकिन जब भाजपा सरकार में आई तो जितना काम इन्होंने किया है बाहर से हिंदुस्तान में पूंजी लाने का, उतना किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। तो आपने क्या देखा कि हुक्म वही रहा, लेकिन हाकिम बदल गया। इस वक्त हिंदुस्तान ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई हैं, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलती रहेंगी, चाहे सरकार किसी की भी आए, ये निश्चित है। क्योंकि हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो सही आर्थिक नीतियां हैं वो तो हर एक सरकार को अपनानी होगी, चाहे वो आए या ना आए। एक बहुत बहुत ही उम्दा उदाहरण देता हूं अभिषेक, और आपको बात समझ में आ जाएगी। 2004 में जब सरकार बन रही थी, मैं उन शब्दों को दोहरा रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है। मैं जब 2004 की सरकार बन रही थी और 2000 सरकार का मंथन हो रहा था, और ये देखा गया कि हम बिना मार्क्सवादियों के बिना, मतलब वामपंथियों के सहयोग के बिना सरकार नहीं बना सकते हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात करता हूं, सीपीएम की बात कर रहा हूं, और 2004 में सीपीएम के पास 60 सीटें थी, 60 सीट्स। उनके बिना ये सरकार नहीं बन सकती थी। सीपीआई के सपोर्ट के बिना ये सरकार नहीं बन सकती थी। और जब ये मंथन चल रहा था सरकार का, तो किसी ने पूछा कि सीपीआई सीपीएम सब सपोर्ट लेंगे तो बाजार का क्या होगा? तो वहां सीपीआई के एक नेता हैं, उनके मुंह से ये निकला कि स्टॉक मार्केट भाड़ में जाए, उसे हमें क्या करना है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि स्टॉक मार्केट भाड़ में जाए, वो आपकी सरकार में हिस्सेदारी कर रहा है, उसके बाद भी आपकी आर्थिक नीतियां बदलती नहीं हैं, और 2004 से 2008 बाजार बढ़ता रहता है। मैं दोबारा कहता हूं, मेरी बात को गौर से समझिएगा, हुक्म नहीं बदलता है, हाकिम बदलता है, नीतियां वही रहती है। ये इसी तरह से अनवरत नीतियां चलती रहेंगी, नहीं तो हमारी आर्थिक समस्याएं बढ़ती रहेंगी। राइट सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, आपने अच्छी तरह समझाया। एक क्वेश्चन और है जो मेरे मन में आ रहा है, जो मे बी आप ही सबके मन में होगा, कि व्हाट अबाउट फ्यूचर नाउ? जो 5 ट्रिलियन हम बोल रहे थे कि इंडिया विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सो व्हाट विल बी नाउ, मतलब एज ग्लोबली भी इफेक्ट पड़ेगा इस पे? हाँ, देखिए हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है? हमारी इकोनॉमी चलती है जिसमें चार मेजर पैर हैं जो कि इस इकोनॉमी के हैं। एक सरकार क्या कर रही है, एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, और एक फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं। फॉरेनर्स के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कंज्यूमर्स कंजप्शन करते हैं, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, और सरकार भी कंजप्शन करती है। ठीक है? तो इन चारों के ऊपर हमारी इकोनॉमी निर्भर करती है। तो ये
बदस्तूर जो प्रोड्यूसर है, जो कंज्यूमर है, वो वैसा ही जीवन जीना चाहेगा जैसा आप जीते आ रहे हैं। आपके जैसा जीवन है, आपके कमाने की जो क्षमता है, आपके परिवार के सपनों की पूरा करने की जो क्षमता है, आप तो वैसे ही अनवरत कोशिश करते रहेंगे। उस कोशिश में कमी बेसी नहीं होती है इस बात में कि सरकार कौन-सी आ रही है। अब आते हैं सरकार की नीतियों पे। अगर सरकार की नीतियाँ आपके अनुकूल है, तो आपने जो मेहनत की है उसका नतीजा अच्छा आता है। और अगर सरकार की नीतियाँ आपके प्रतिकूल है, तो कुछ समय तक आपको परेशान होते हैं आप और उसके बाद आप सरकार को बदल देते हैं। तो कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि वो ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे आप परेशान हो। ठीक है? तो अगर सरकार की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं रहती है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर 5 साल में दुगनी हो रही है, तो 5 साल में नहीं होके वो 6 साल में दुगनी हो जाएगी। राइट? और अगर सरकार की नीतियाँ बहुत खराब है, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आज के ज़माने में सभी लोगों ने पैसा लगा रखा है, विदेशियों ने पैसा लगा रखा है, हमारे उद्योगपतियों ने पैसा लगा रखा है और वो ऐसी नीतियाँ सरकार को बनाने नहीं देंगे। अब एक आखिरी कहता हूँ और बहुत यकीन के साथ आपको ये कहता हूँ, जब सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, अभिषेक, तो व्यापारी बहुत मजबूत होता है। और अगर मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ, जो व्यापार में निवेश करता हूँ। अगर आप मुझे चुनाव करने का मौका देंगे कि मैं आपको 2 चीज़ें चुनने को देता हूँ, एक मजबूत सरकार और एक मजबूत उद्योगपति या मजबूत व्यापारी, आप किसको पसंद करना पसंद करेंगे? मैं हमेशा मजबूत व्यापारी के साथ में जाऊँगा, क्योंकि हिंदुस्तान का निर्माण तो व्यापारी करता है। हिंदुस्तान का निर्माण तो वैल्यू एडिशन करता है। हमारा जीवन तो तभी चलता है जब हम श्रम करते हैं, उद्यम करते हैं और उद्यम करने से ही समाज बनता है। उद्यम करने वाला अगर मजबूत है, तो किसी बात की चिंता नहीं है। एक खबर आपको देके अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस साल भी इस वक़्त जो हमारी निफ्टी की 50 कंपनियाँ हैं, इनका मुनाफ़ा सबके रिज़ल्ट आ चुके हैं। 50 कंपनियाँ हैं, उसमें से केवल 14 कंपनियाँ हैं, जिनका प्रॉफ़िट कम हुआ है। बाकी सभी कंपनियों का मतलब कितनी हो गई? 36 कंपनियों का प्रॉफ़िट बढ़ा है और कुल मिला के 14 कंपनियों के प्रॉफ़िट नहीं बढ़ने को भी मिला के 50 कंपनियों को जो मुनाफ़ा बढ़ा है, वो पौने 13% से बढ़ा है और पौने 12% से पौने पौने 11% से उनका रेवेन्यू बढ़ा है। हमारी जीडीपी इस साल 8% के आसपास बढ़ी है। बदस्तूर आने वाले समय में आप ये ग्रोथ रेट देखते रहेंगे। इतिहास में आप देखिए, सरकारें आने जाने के बाद भी आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट का जो एवरेज है, उसके बीच में ही मेंटेन होता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉक टू यू। और ये सब हमारे जो इन्वेस्टर्स वीडियो देखेंगे तो प्रोबेबली दे हैव कॉन्फिडेंस विद अस एंड विद यू आल्सो, और दे रिमेन विद अस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत निवेश मैं सीधे बाज़ार में भी निवेश करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हूँ। मेरे म्यूचुअल फंड्स में और मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में भी आज भारी गिरावट है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ स्टॉक्स नहीं बेचे हैं, कुछ स्टॉक्स मैंने आज बेचे हैं, पर किनको बेचे हैं, जो मैं मानता था कि मुझे निकाल देने चाहिए, लेकिन नहीं निकाल रहा था क्योंकि मुनाफ़ा वो भी कमा रहे थे। अभी बाज़ार की हालत ऐसी थी कि गधे भी घोड़ों जैसा ही भाग रहे थे। सो उनसे पीछा छुड़ाने का मेरे लिए आज अच्छा अवसर था, तो मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया है और जो कुछ भी पैसा मेरे पास में आया हुआ है, आने वाले दिनों में मैं उसको निवेश करता रहूँगा। अगर मैं पोर्टफोलियो की गिरावट देखूँ और उस ही रहूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, पर मैं ये जानता हूँ कि 1 दिन के बाद 1 सप्ताह भी आएगा, 1 सप्ताह के बाद 1 महीना भी आएगा, 1 महीने के बाद 1 साल भी आएगा, 1 साल के बाद 5 साल भी आएगा और अगले 5 साल में मेरा पैसा उतना ही बढ़ेगा जितनी जीडीपी बढ़ रही है। आईएमएफ ये कहता है कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान की जीडीपी दुगनी हो रही है, मैं ये मान के चलता हूँ। अगले 5 सालों में ब्याज दरें अगर कम हो जाती है, तो आपका बाज़ार 3 से 4 वर्षों में भी दुगना हो सकता है। अगले 5 वर्षों में ब्याज दरें बढ़ जाती है, तो इकोनॉमी भले ही दुगनी हो, आपका जो बाज़ार है उसको 6-7 साल भी दुगने होने में लग सकता है। तो इंटरेस्ट रेट्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ महँगाई काबू में है, तो उस तरफ से हमें कोई चिंता नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से कभी और बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इतिहास मुझे इस बात की हिम्मत देता है कि इस बाज़ार में निवेश करना चाहिए, इस बाज़ार से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये कहते थे कि ये बाज़ार एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है, वो भी आज खुश होंगे कि बाज़ार अच्छे वैल्यूएशन की तरफ शने-शने लौट रहा है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने जो हमको इतने विज़डम बताया, हमको विज़डम दिया, उससे आई होप एंड आई एम श्योर कि हमारे इन्वेस्टर्स की नर्व्स थोड़ी काम हुई होंगी, क्योंकि आपने पूरी हिस्ट्री में जाके हर इलेक्शन में क्या सोचा गया था, क्या हुआ, कभी मन की हुँ। सरकार आई, कभी नहीं आई, लेकिन हम फिर भी आज यहाँ तक पहुँच गए। चलिए हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये मैं एक आपको फेज़ है। बताता हूँ 1991 की सरकार आने के बाद उस साल 1991 में बाज़ार ने 82% का रिटर्न दिया। 1996 के अंदर मैंने आपसे कहा कि वो ठीक नहीं रहा कि कितनी 2.5 साल में 2 सरकारें बनी। उस दौर में 96 में बाज़ार ने -1% का रिटर्न दिया। 99 के जब वाजपेयी जी आए, तब बाज़ार ने 80% का रिटर्न दिया 99 के अंदर।
2004 के अंदर आपको वाजपेयी जी के जाने के बाद भी साल अंत होते होते 14-15% का रिटर्न आया। 2009 में 80% के आसपास 64% का रिटर्न आया। 2014 के अंदर 30% का रिटर्न आया। 2019 में 15% का रिटर्न आया। तो मैं सिर्फ एक ही चुनाव को देखता हूं जिस वर्ष बाजार ने रिटर्न नहीं दिया, 1996। उसके कारण मैं आपको बता चुका हूं, नहीं तो इतिहास ये कहता है हमारा जो विकास है वो कम्युलेटिव है। आप, मैं, जया, अभिषेक सभी यहाँ बैठे के क्या अपने जीवन को, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। हम में से कितने इस काम को छोड़ देंगे? हम में से कोई इस काम को नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता बनाती है और इस सरकार को भी 140 करोड़ जनता बनाती है। क्यों इस बात से निराशा करते हैं? आप निराश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं जो दूसरों को भागते देख के भागते हैं। वो उस वक्त जरूरी था, नहीं तो शेर खा जाता। तो हमने यही सीखा है, जैसा सब सोचते हैं खतरे में, हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि जैसा सब सोच रहे हैं वैसा ही सोचो, तभी आप खतरे से बच सकते हो। बस ये मामूली बात है जो हमें समझनी। तो बस इसको समराइज करूंगी सर, ये एक फेज है, जैसे सुख दुख आता है ऐसे उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ना रोकें, उसको आप करते रहिए, भारत पे विश्वास रखिए, इकोनॉमी पे विश्वास रखिए और ये कभी आपको निराश नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो बाजार रिकवर कर गया जिसका ये मतलब नहीं है कि आगे और नहीं गिर सकता है। जब तक सरकार नहीं बनेगी, जब तक मंत्री घोषित नहीं होंगे, तब तक बाजार में वॉलेटिलिटी रहेगी। बनी रहेगी। और हर गिरावट पे कुछ ना कुछ पैसा निवेश करने की कोशिश करें, पर कौन सा पैसा? जिसकी जरूरत आपको 5-7 साल नहीं है, उस पैसे को मत डालिएगा। बिटिया की शादी अगले साल पैसा डाल रहे हैं, वो मत कीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर मैं किसी को निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर आप निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म पैसा आपके पास में है, तो हर गिरावट के ऊपर आप उसका फायदा उठा सकते हैं, जो मैं अपने लिए व्यक्तिगत रूप से करने वाला हूं। थैंक यू आपने सर, मुझे बात आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।